भाइयों बहनों, मन तो करता है आपके पास आऊं, आपके बीच बैठूं, आपसे बातें करूं, लेकिन समय की सीमा है और देश बड़ा विशाल है। तो मैंने सोचा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी अगर आप तक पहुंच सकता हूं तो पहुंचूं। मेरे दिल की बात सीधी सीधी आपको बताऊं। भाइयों बहनों, 13 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया। 15 सितंबर को मैंने भारत के जांबाज सैनिकों की एक्स सर्विसमैन की रैली से मेरी यात्रा का प्रारंभ किया। चुनाव घोषित होने के बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन करके मैं निकल पड़ा और अभी कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद जी की तपोभूमि की मिट्टी को माथे पे चढ़ा के आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, मैं एक भाग्यवान व्यक्ति रहा हूं। मैं हिंदुस्तान का मैंने बहुत भ्रमण किया है। शायद इस देश में बहुत कम राजनेता होंगे जिनको देश के 400 से अधिक जिलों में कभी रात को रुकने का सौभाग्य मिला हो। और इसलिए मैं भारत के बहुतेक इलाके की रोजमर्रा की जिंदगी से भली भांति परिचित रहा हूं। लेकिन बीच में 12-15 साल मैं सिर्फ गुजरात में अपने आप को खपा दिया था। इस चुनाव में मुझे फिर से एक बार देश के कोने कोने में जाना, लोगों को मिलना, लोगों की बातें सुनने का अवसर मिला। और भाइयों बहनों, एक बात ने मुझे रुला दिया, मुझे बहुत पीड़ा पहुंचाई है। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि आजादी के 60 साल के बाद मेरे देश में गांव के गांव, जिले के जिले, बड़े बड़े शहर पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। भाइयों बहनों, पानी का संकट है, ये तो भली भांति मैं भी दौरा करता था, मैं जानता था। लेकिन 15 साल के मेरे बीच के एक कट ऑफ हो गया था। अब जब मैं गया तो मुझे वो बात बड़ी गंभीर लगी है। मैं आज जब ये एक मानवीय संकट की बात कर रहा हूं, मुझे जरूर विश्वास है कि आप जितने लोग वहां बैठे हैं, आपको भी ये बात जरूर चुभती होगी। भाइयों बहनों, ये कायदा, कानून, हक, एक्ट, इनकी बातें करने वालों की बातें आज, और इस बार मुझे बड़ी ज्यादा पीड़ा हुई है। देश का भ्रमण, मैं भी तमिलनाडु में था, हर जगह पे गया। मोदी जी और कुछ बोलो या ना बोलो, कम से कम हमारी पानी की समस्या के लिए कुछ कहना। भाइयों बहनों, मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, हमारे लिए प्राथमिकता होगी। चाहे वो नदियों को जोड़ने का काम हो, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, चाहे अर्बन बॉडी में, शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो, जल संचय का अभियान हो,
जल सिंचन में माइक्रो इरिगेशन की बात हो, पीने का शुद्ध पानी। और ये दुनिया में कहा जाता है कि अगर पीने के शुद्ध पानी का प्रबंध सब दूर हो जाए तो जीडीपी में बहुत बड़ा इजाफा आता है। वो तो खैर पंडित लोग बताएंगे, लेकिन हेल्थ में तो बहुत बड़ा सुधार आता है, ये हम सबका अनुभव है। अगर पानी ठीक से मिल गया, शुद्ध पानी मिल गया, तो आरोग्य के क्षेत्र में भी बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। भाइयों बहनों, आज चुनाव का एक और चरण पूरा हुआ। करीब 232 सीटों का मतदान पूरा हुआ है। एक प्रकार से चुनाव का काफी बड़ा हिस्सा आज के मतदान के बाद पूर्ण हुआ है। जिन जिन लोगों के यहां मतदान पूरा हुआ है, इतनी भयंकर गर्मी में जो उमंग और उत्साह के साथ दिल्ली में मजबूत सरकार बनाने के लिए देशवासियों ने मतदान किया है, भारी मतदान के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। विशेष करके मैं 18 से 28 साल की उम्र के नौजवानों को, फर्स्ट टाइम वोटर्स को विशेष बधाई देता हूं। इस बार महिलाओं में भी मतदान में उत्साह नजर आया है। मैं महिलाओं को भी भारत के लोकतंत्र की ताकत बनने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, राजनीति में जो बैठे हैं उनको पता होता है, मतदान के ट्रेंड से पता चल जाता है। अब निश्चित है 232 सीटों के मतदान से पक्का है कि अब दिल्ली की सरकार जा चुकी है। भाइयों बहनों, मैं 18 से 28 साल की उम्र के नौजवानों से आज कुछ मन की बातें करना चाहता हूं। देखिए मेरे नौजवान मित्रों, आप में से बहुत लोग होंगे जिनकी पढ़ाई चलती होगी, बहुत लोग होंगे जिनकी पढ़ाई अभी भी पूरी हो गई होगी, लेकिन आप अपने जीवन की ओर देखिए। पूरी आपकी एजुकेशन की यात्रा में आपने केजी से करके पीजी तक गए होंगे, लेकिन +2 वाला साल, 12th की एग्जाम का साल आपको बराबर याद होगा। आपका पूरा ध्यान +2 के एग्जाम में रहा होगा, 12th के एग्जाम में रहा होगा। परिवार ने भी टीवी रख दिया होगा, मेहमान आना बंद हो गया होगा, कहीं जाते नहीं होंगे, कोई आता है समय खराब करता है तो नाराजगी करते होंगे। पूरा घर एक साल एग्जाम 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 इसी मूड में रहता है। विद्यार्थी भी, टीचर भी, सब कोई। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी जिंदगी की यात्रा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव ये 12वीं की परीक्षा होती है। अगर उसमें आपको सही मार्क्स मिल गए, अच्छे रैंक हो गए, तो आपकी कैरियर के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस आईपीएस में जाना है, कहीं पर भी जाना है, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बन जाता है। और अगर +2 में लुढ़क गए, 12th की एग्जाम में गड़बड़ हो गई, तो आपको भी मालूम है फिर आपकी जिंदगी के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर ऐसे ही गुजारा करते हो कि छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है, जिंदगी चली जाती है, सपने सारे चूर चूर हो जाते हैं। पूरे विद्यार्थी जीवन में
जैसे +2 की एग्जाम का महत्व है, वैसे ही आपकी +2 का महत्व है, वैसे ही आपकी पूरी जिंदगी में 18 से 28 साल की उम्र ये गोल्डन पीरियड होता है। 18 से 28 के समय में आप अपनी जिंदगी के सभी महत्वपूर्ण निर्णय करते हैं। आगे भले आप 100 साल जीवित रहें, 80 साल जीवित रहें, 75 साल जीवित रहें, लेकिन उन सब के मूल में 18 से 28 की उम्र में आपने जीवन के कैसे फैसले किए, कैसी मजबूत नींव रखी, जिंदगी ने कैसे करवट बदली, ये सारी बातें 18 से 28, 18 to 28 इसी एज ग्रुप में महत्व रखती है। कोई 80 साल का व्यक्ति हो, उसके अगर 2 महीने खराब हुए, 5 महीने खराब हुए, साल खराब हुआ, 2 साल खराब हुआ, 5 साल खराब हुआ, तो उसकी जिंदगी में कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है। ढलती उम्र है, 2 साल इधर गए उधर गए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई रिटायर्ड इंसान है, 60 साल हो चुके हैं, 1-2 साल उसके जिंदगी में इधर उधर खराब हो गया, तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। लेकिन 18 से 28 उम्र के नौजवान की जिंदगी में एक हफ्ता भी, 2 महीने भी, 5 महीने भी अगर बिगड़ गए तो उसकी पूरी जिंदगी को घाटा हो जाता है। पूरी जिंदगी की जो रिदम है वो टूट जाती है। और इसलिए 18 to 28 एज ग्रुप के व्यक्ति के लिए ऐसा कोई भी रिस्क, उसका 1 घंटा भी खराब करने वाला एक भी बात उसकी पूरी जिंदगी पर इंपैक्ट करती है। आप ये चुनाव को अपनी खुद की जिंदगी के साथ जोड़ करके देखिए। आप इस चुनाव को सरकार कौन आए कौन जाए इसके लिए मत देखिए। आप इस चुनाव को आपकी जिंदगी कैसी होगी, 25 साल के बाद आप कहां होंगे, 50 साल के बाद आप कहां होंगे, इस समय आपको क्या चाहिए, इन मुद्दों को लेकर के इस चुनाव को आप देखिए। और इसलिए मेरा 18 से 28 के नौजवान आपके भाग्य के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपके मां बाप ने आप में जो सपने देखे उन सपनों के लिए मैं नरेंद्र मोदी आपके एक दोस्त के नाते, आपके एक वेल विशर के नाते, आपके एक साथी के नाते आग्रहपूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप किनारे बैठ करके सिर्फ नजारा मत देखिए, खुद सक्रिय हो जाइए, गली मोहल्ले में मैदान में आइए, सिर्फ वोटर नहीं कैनवासर बनिए और आपके सपनों को पूरा कर सके ऐसी दिल्ली में मजबूत सरकार बनाने का पूरा जिम्मा 18 से 28 साल के मेरे नौजवान आप अपने कंधे पर उठा लीजिए। इसका सबसे बड़ा लाभ किसी को होगा तो नौजवान को होने वाला है, और अगर निकम्मी सरकार आई तो सबसे बड़ा नुकसान किसी का होने वाला है तो 18 से 28 वाले नौजवान का होने वाला है। और इसलिए भाइयों बहनों, सरकार किसकी बने किसकी न बने वो बात की बात है, आपकी जिंदगी बने या न बने ये मेरी प्राथमिकता है। और इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि आप इन बातों पर गंभीरता से लीजिए। भाइयों बहनों, शहजादे जी तो
लग रहा है मैदान से बाहर हो गए हैं। कोई उनकी सूंघ लेने को भी तैयार नहीं है। उनकी माता जी को मैदान में उतारना पड़ा है। ठीक है, शहजादे जी गुब्बारे और टॉफी की तलाश में पड़े होंगे। उनके गुब्बारे उनको मुबारक, उनकी टॉफी उनको मुबारक। देश तो अब एक मैच्योर राजनीति की ओर आगे बढ़ चुका है। देश टॉफी में समय बर्बाद नहीं कर सकता है। देश को तो दुनिया के अंदर ऊंचे से ऊंची ट्रॉफी प्राप्त करने का इरादा चाहिए। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली ट्रॉफी जीतने का हिंदुस्तान का इरादा चाहिए। ट्रॉफी खाने वाले बेचने वाले करते रहे, हम ट्रॉफी पाने के मूड में हिंदुस्तान विकास की ऊंचाई पर नई ट्रॉफी प्राप्त करे, उस सपनों को लेकर के आगे जो चलना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आज मैं एक और गंभीर विषय की चर्चा करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी इन मुद्दों की चर्चा कीजिए। अभी अभी कांग्रेस पार्टी ने एक पेड न्यूज प्रसारित की है। सारे टीवी का एक ही समय उन्होंने समय खरीद लिया था और कांग्रेस के खर्चे से मैडम सोनिया जी का राष्ट्र के नाम उद्बोधन होता है, वैसा उन्होंने देश को एक भाषण दिया और सभी टीवी वालों ने उस एडवर्टाइजमेंट को दिखाया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है। मैं जरा पूछना चाहता हूं मैडम सोनिया जी, भारत के संविधान ने प्रेस की स्वतंत्रता दी हुई है। आप ही की सासू मां श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। देश के वाणी स्वातंत्रता के अधिकार को लूट लिया था। प्रेस पर सेंसरशिप लगाई थी। अखबारों को ताले लग गए थे और स्वाभिमानी अखबार वालों को जेलों में आपने ठूंस दिया था। और आप कहती हैं कि कांग्रेस और आपका परिवार लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करता है। मैडम सोनिया जी, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने, जो संविधान की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने आपकी सरकार को बार बार लताड़ा और ये कहा कि जो अनाज सड़ रहा है, अनाज चूहे खा कर रहे हैं, रेलवे प्लेटफॉर्मों पर अनाज भीग रहा है, किसानों की मेहनत पानी में जा रही है। एक तरफ देश के गरीब भूखे मर रहे हैं, दूसरी तरफ अनाज सड़ रहा है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये अनाज गरीबों को बांट दो। मैडम सोनिया जी, आप लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास आदर करने वाली बात बताती हो। जरा अपना हिसाब किताब देख लीजिए। क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी वो अनाज गरीबों को बांटा क्या? नहीं बांटा, सड़ने दिया। इतना ही नहीं, आपकी सरकार ने इतना बड़ा पाप किया है कि किसान की मेहनत किया हुआ वो अनाज गरीब के पेट में नहीं गया, आपने वो अनाज सड़ने दिया और बाद में शराब बनाने वाली कंपनियों को 80 पैसे में बेच दिया, किलो का 80 पैसे में बेच दिया। आप आदर करते हैं हिंदुस्तान के संवैधानिक संस्थाओं की? मैडम सोनिया जी, जरा देश जानना चाहता है, हिंदुस्तान में सीबीआई एंड आईबी दोनों का बड़ा महत्व है।
चाणक्य भी कहते गए हैं कि किसी भी देश की गतिविधियों की ताकत उसके गुप्तचर तंत्र पर रहती है। और आपने ये दोनों संवैधानिक इकाइयों को आपस में लड़ा दिया। सीबीआई और आईबी आमने सामने आ गए। आपने देश की क्या सेवा की है मैडम सोनिया जी। जब अंग्रेजों को राज यहां चलता था तब 1860 में 1860 में आज से 150 साल पहले शासन व्यवस्था में चेक एंड बैलेंस के लिए सीएजी इस संस्था का जन्म हुआ। ऑडिट के लिए, खर्च पर निगरानी के लिए, सरकार के व्यवहारों पर बारीकी से ध्यान देने के लिए सीएजी एक बहुत बड़ी इज्जत वाली संवैधानिक संस्था है। मैडम सोनिया जी, आपने, आपकी सरकार ने, आपके मंत्रियों ने सीएजी की पब्लिक में धज्जियां उड़ा दी, अनाप शनाप आरोप लगाए। सीएजी के रिमार्क्स पर गंभीरता से सोचने के बजाय उस इंस्टीट्यूट को ही आपने बदनाम कर दिया। इतना ही नहीं मैडम सोनिया जी, आप भारत के संविधान और संवैधानिक लोकतांत्रिक परंपराओं का गौरव का दावा करती हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चीफ विजिलेंस कमीशन के अपॉइंटमेंट, कितना बड़ा पद, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा। विपक्ष भी हिंदुस्तान के लोकतंत्र का महत्व का अंग है। विपक्ष ने आपको, बहन सुषमा जी ने चिट्ठी लिखी, आप जो सीबीसी का नाम लाए थे उसके सामने उन्होंने गंभीर सवाल उठाए, सबूतों के साथ उठाए, लेकिन आपने भारत के लोकतंत्र की महत्व की धुरा विपक्ष, जिसका संवैधानिक अधिकार था, उनकी बात को ठुकरा दिया, उनको विश्वास में लेना भी उचित नहीं माना। और आपने जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, ऐसे व्यक्ति को सीबीसी बिठा दिया। और जब कोर्ट ने डंडा चलाया तब जाकर के आपको उस सीबीसी को हटाना पड़ा। यह है आपके लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान करने का रवैया, यह आपका तरीका है। इतना ही नहीं मैडम सोनिया जी, सरकार किसी भी की क्यों ना हो, लेकिन सरकार में कैबिनेट का बहुत महात्म्य होता है। कैबिनेट एक बहुत बड़ी सशक्त व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा, दल कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, प्रधानमंत्री पद एक प्रतिष्ठा होती है। आपके शहजादे ने पत्रकार परिषद बुला करके भारत की कैबिनेट के निर्णय के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री के निर्णय के खिलाफ भरी पत्रकार परिषद में उसकी धज्जियां उड़ा दी। देश के प्रधानमंत्री जब विदेश में थे, आपकी पार्टी के थे, आपके परिवार को समर्पित थे। जब वो अमेरिका में थे, आपके शाहजादे ने प्रधानमंत्री की पगड़ी उड़ा दी। क्या ये आपकी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करने का तरीका है? इतना ही नहीं मैडम, आपने कैबिनेट को अपमानित किया। क्या ये तरीके होते हैं? और मैडम सोनिया जी, क्या जनता जनार्दन का विश्वास जीतने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचा है? आपसे चुनाव में जनता की आशा आकांक्षाओं के अनुकूल एक शब्द बोलने की ताकत नहीं रखते हैं? मैडम सोनिया जी, भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में लोकतंत्र में चुनाव ये जन सामान्य की आवाज को प्रतिबिंबित करता है। उसको आप कम मत आंकिए, अपने तौर तरीके से उसकी प्रतिष्ठा को नीचे गिराने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और मेहरबानी करके और राजनीतिक दलों पर आरोप लगाने से पहले
और राजनेताओं पर आरोप लगाने से पहले जरा अपने गरेबान में देखिए, शाहजादे जी वो आरटीआई की जड़ी बूटी लेके घूम रहे हैं। कितने गंभीर आरोप हैं भ्रष्टाचार के आपके ऊपर। क्यों देश के गले नहीं उतर पा रहा है कि आपने, आपकी पार्टी ने, आपके नेताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए कोई कमिटमेंट दिखाया हो? ऐसा कोई दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? देश लूटता चला गया है। और आपके एनकाउंटर मिनिस्टर चुनाव लड़ने की हिम्मत छोड़ दी, क्योंकि उनको मालूम है पिछली बार तो जो इकोनॉमिक्स में एनकाउंटर करते हैं, जो चुनाव जीतने के लिए रिकाउंटिंग करते हैं, उनको पता है इस चुनाव में रिकाउंटिंग से भी कोई मेल बैठने वाला नहीं है, इसलिए चुनाव के मैदान छोड़ के भागना पड़ा है। आप संवैधानिक संस्थाओं की बात करती हो, क्या कभी आपको उचित लगा कि राष्ट्रपति पद की गरिमा को संभालते हुए आप भी विपक्ष के साथ बातें करें? आप सत्ता दल में थे, प्रधानमंत्री को बुलाना चाहिए था, मिल बैठ करके एक उम्मीदवार तय करके क्या राष्ट्र की गरिमा को नहीं बढ़ाया जा सकता था? आपको इतना अहंकार है, आपके परिवार को इतना अहंकार है, आप अहंकार के साथ में आसमान पर पहुंचे हुए हैं। न आपको भारत की जनता की परवाह है, न भारत के लोकतंत्र की परवाह है, न भारत के लोकतांत्रिक गरिमाओं की परवाह है। आप सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, विरोधियों को परास्त करने के लिए, परेशान करने के लिए आपने संस्थाओं का कितना दुरुपयोग किया है। कौन इस बात का इनकार कर सकता है कि जब जब पार्लियामेंट में आपको अपना बहुमत सिद्ध करने की बात आई, सीबीआई अगर आपकी मदद में न होती तो आप कभी सरकार नहीं चला पाते। आपने सीबीआई का दुरुपयोग किया। सीबीआई के डंडे से आपने विरोधियों को दबा करके संसद के अंदर अपनी संख्या प्रस्थापित करने के प्रयास किए हैं। और इसलिए मैडम सोनिया जी, हिंदुस्तान को आप न संस्कृति सिखाने की कोशिश करो, न आप लोकतांत्रिक परंपराएं सिखाने की कोशिश करो, न ही हिंदुस्तान के सामान्य मानवी की लोकतांत्रिक निष्ठाओं पर सवाल या निशान उठाओ कि दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस सरकार के कोई भी व्यक्ति अपने आप को जवाबदेह नहीं मानते, अकाउंटेबल नहीं मानते हैं। लोकतंत्र में कोई भी दल हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, वो जनता को जवाबदेह होता है। पल पल का हिसाब, पाई पाई का हिसाब हर किसी को जनता को देना होता है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है, कोई जवाब देना नहीं। महंगाई के मुद्दे पर मुंह पे ताला लगा हुआ है। भ्रष्टाचार की बात करो, आरटीआई की बात करते हैं। रोजगार की बात करो, सेकुलरिज्म बुलाते हैं। किसानों को मरते हुए बचाने की बात करते हैं, सेकुलरिज्म का भाषण झाड़ देते हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी मुद्दों से भटक गई है। कांग्रेस पार्टी में बैंकरप्सी है। मेरे भाइयों बहनों, अब जो चुनाव बाकी है, ये चुनाव दिल्ली सरकार को हटाने का चुनाव हो चुका। 232 सीट के चुनाव में दिल्ली सरकार का जाना तो देश की जनता ने पक्का कर लिया। अब जो बाकी है उनका काम है दिल्ली में मजबूत सरकार बनाने का। 300 से ज्यादा सीटों के साथ दिल्ली में मजबूत सरकार बनाना ये हम सबका दायित्व है। और दिल्ली में अगर सरकार मजबूत होगी ना, तभी तो कदम मजबूत होंगे, तभी तो देश मजबूती से आगे बढ़ेगा, तभी तो आपके मजबूत इरादे पूरे होंगे। और इसलिए सिर्फ देश में नई सरकार नहीं, देश में मजबूत सरकार चाहिए। देश में
सिर्फ बहुमत वाली सरकार नहीं, 300 से ज्यादा ताकतवर एमपीओ के साथ दिल्ली में सरकार बननी चाहिए, ताकि देश के पुरानी सारी चीजों को हम ठीक कर सके। भाइयों बहनों, अगर कीचड़ में गाड़ी फंसी हो तो ड्राइवर भी कभी कभी नीचे उतार के धक्का लगाए तो गाड़ी को बाहर निकाल देता है, लेकिन बहुत बड़े गड्ढे में जब गाड़ी पड़ी हो तो बाहर निकालने के लिए ताकत ज्यादा लगती है। आज देश की गाड़ी 10 साल में कांग्रेस ने ऐसे गड्ढे में डाली है, बाहर निकालने के लिए 300 से ज्यादा एमपी की हमें जरूरत है, ताकतवर एमपी की जरूरत है, लोकतंत्र को समर्पित एमपी की जरूरत है, भारत की जनता की भलाई के लिए जीने मरने के संकल्प करने वाले एमपीओ की जरूरत है। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, एनडीए के मेरे साथियों को विजयी बनाइए, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए, एक नई शक्ति के साथ देश की नई संसद बनाएं। और इसलिए इस चुनाव में आपका ध्यान उस पर केंद्रित हो। अभी आपके पास 20 दिन और बचे हैं, जितनी ताकत लगा सकते हो लगाइए, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और मैंने जैसे पहले कहा, 18 से 28 साल की उम्र, उसको अपने भाग्य के लिए इस चुनाव को बहुत महत्व देने की आवश्यकता है। आज यहां मेरे सामने देश के तो अनेक अनेक भाग हैं, लेकिन मैं कच्छ का रापर भी देख रहा हूं। कच्छ के रापर के भाइयों, ये आप लोग कछड़ो मारे मांस, ये जरा जोर थी भारत माता जय बोलाओ, खबर पड़ेगा। वाह, रापर जरा ताकत बताओ મને, જોવું કેવો કરો છો। આ બાજુ મારું વતન મહેસાણા કડી, આ કડીના ભાઈઓ પણ જરા તાકાત બતાવો। ચારે તરફ હું મારા ઉમંગ અને ઉત્સાહ નજર પડી રહ્યો છું। એક એક શહેર મને અહીંયા દેખાઈ રહ્યું છે। વાહ, હાથ ઉપર કરીને બધા ભારત માતાની જય મારી જોડે બોલાવજો। સમગ્ર દેશની બધી સભાઓમાં એક સાથે ભારત માતાનો લલકાર કરીશું। ભારત માતા કી।